लास्ट सेशन में हमने आपको जर्नल एंट्रीज बताई थी ना, बेसिक सारी चीजें बताई थी। देखो और कहर कैसे टूटता है, तो ऐसे ही टूटता है कि नहीं। चलो, तो हमने केवल आपको बेसिक्स बताए थे जर्नल एंट्रीज के बारे में, केवल बेसिक्स बताए थे, नॉट मोर देन दैट। आज हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके क्वेश्चन खत्म करेंगे। ये देखा जाए, पक्का। कहता है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इन ट्रांजेक्शंस की जर्नल एंट्री आपको करनी है। क्या है? Mr. Vikas and Mrs. Vaibhavi, who are husband and wife, start consulting business by bringing in their personal cash of rupees 5 lakh and 2,50,000 respectively. हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों ने बिजनेस साथ साथ स्टार्ट किया है, तो यू कैन से दैट दिस इज अ पार्टनरशिप बिजनेस। फिलहाल हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज नॉट द पार्टनरशिप बिजनेस, अभी हम लोग वहां पर जा ही नहीं रहे। दोनों लोगों ने एज अ ओनर पैसा लगाया है, दोनों लोगों ने एज अ मालिक पैसा लगाया है कि वी आर द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। अब जब पैसा बिजनेस में आता है तो मैंने कहा बिजनेस अलग आइडेंटिटी होती है और बिजनेस की आइडेंटिटी अलग होती है। ओनर की आइडेंटिटी अलग, बिजनेस की आइडेंटिटी अलग। तो सर क्या जर्नल एंट्री होगी? अच्छा, इनका कोई नाम दे दिया जाए बिजनेस का या छोड़ दिया जाए? विकास एंड वैभवी ना, तो मेसर्स करके लिख देते हैं। इन लोगों ने नाम तो कुछ दिया नहीं बिजनेस का, तो हम नाम दे देते हैं मेसर्स वीवी। ठीक है ना? अच्छा, कब इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है? दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2015। तो हम यहाँ पर डेट में लिखेंगे 1 अप्रैल 2015। अच्छा, ये मेसर्स ने पैसा लिया है किससे? विकास से और वैभवी से। तो बिजनेस में पैसा आया, तो जब बिजनेस में पैसा आता है तो कैश बढ़ता है, पक्की बात है ना। कैश प्लस हुआ, कैश क्या हुआ? प्लस हुआ। और किसने पैसा दिया? विकास ने दिया और वैभवी ने दिया। दे आर द गिवर। इसका मतलब मेसर्स को आज नहीं तो कल इनको पैसा चुकाना ही चुकाना है, भले ही ये लोग मालिक ही क्यों नहीं हो। हाँ या ना? तो जिनसे पैसा हम लेते हैं उनका अकाउंट क्रेडिट होता है, बिकॉज दे आर द लायबिलिटी। लायबिलिटी को क्रेडिट ही तो करते हो और कुछ करते हो क्या? जिनसे पैसा लिया उनको पैसा वापस करना है, तो लायबिलिटी हुई, और लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा, ये अकाउंट क्रेडिट होगा जिनसे पैसा लिया है। तो जरा देखो, जब पैसा आता है कैश, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है। एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, बताया था भाई। सीधा कंसेप्ट ये रख लो ना दिमाग में। ये ऐसे रख लो, डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या आता है। एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट होती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। जब हमने कोई एक्सपेंसेस किया होगा तो डेबिट होगा, और जब हमने कोई इनकम अर्न की होगी तो क्रेडिट होगा। ठीक, माइनस इसका जस्ट अपोजिट होगा। एसेट माइनस होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, लायबिलिटी माइनस होगी तो डेबिट हो जाएगी। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है ये। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या आया, कैश आया, एसेट बढ़ी तो एसेट डेबिट कर देंगे। दिख रहा होगा कितने से डेबिट करेंगे एसेट को? सर दो लोगों से पैसा आया 5 लाख और 2,50,000, टोटलिटी 7,50,000। तो हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से? अच्छा, किन किन से पैसा मिला है? जो पैसा देते हैं वो लायबिलिटी हमारे लिए हो गए, उनको हमें पैसा वापस करना है, और लायबिलिटी का मतलब क्या करना है? क्रेडिट। तो क्रेडिट कर दो। क्या कर दें? विक्स की वैभव और वैभवी।
कोई दिक्कत है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल ठीक है, कैपिटल अभी हमने पार्टनरशिप पढ़ाया नहीं, तो अदरवाइज हम पार्टनर्स कैपिटल लिखते, ठीक है ना, तो हम भूल जाते हैं, अभी हमने किया नहीं तो। हाँ बिल्कुल ठीक है। कहता है, हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चूंकि ये दोनों ओनर हैं इसलिए मैंने कैपिटल लिखा है, अगर ये आउटसाइडर होते बाहरी लोग होते पैसा देने वाले, ये लोन की तरह दिखाया जाता, क्योंकि दे आर द ओनर, दे कंट्रोलिंग देयर बिजनेस डायरेक्टली, हाँ या ना, दे फ्रेमिंग देयर बिजनेस पॉलिसी सेल्फ, तो ये ओनर है इसलिए हम अलग लिखते हैं, कैपिटल देते हैं नाम, कैपिटल नाम देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? दूसरा, बिजनेस में फर्नीचर को खरीदा 25,000 रुपए में, 25,000 में फर्नीचर को बाय किया है 10 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर का मतलब एसेट आई, एसेट प्लस हुई, तो एसेट प्लस हुई और एक एसेट माइनस हुई, कैश, कैश माइनस हुआ और फर्नीचर, पक्का ना, तो फर्नीचर आता है तो डेबिट होता है, तो कर दो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, $25,000। अच्छा, क्रेडिट क्या करना है, एसेट गई है, तो जब एसेट आती है डेबिट, एसेट जाती है तो क्रेडिट, तो टू कैश, कैश गया ना, कोई दिक्कत इसमें? अभी हम एक क्वेश्चन ऐसे ही आराम से सॉल्व करवाएंगे, दूसरे क्वेश्चन से स्पीड बढ़ जाएगी मेरी, ठीक है ना? अच्छा, ओपन अ करंट अकाउंट विद पीपी नेशनल बैंक बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख। अब जो पैसा आया है बिजनेस में, कितना पैसा आया था बिजनेस में? 750। 750 में से हमने 25,000 तो फर्नीचर में लगा दिया, अभी भी बिजनेस में पैसा काफी पड़ा हुआ है, नहीं, 7,25,000 अभी भी बैलेंस में, उसमें से 1 लाख हमने पीपी नेशनल बैंक में अकाउंट खोला और उसमें जमा कर दिया, यानी मेरी जेब से कैश गया, बैंक में प्लस हो गया, तो लेने वाला कौन? बैंक। लेने वाला कौन? बैंक। बैंक आपका रिसीवर है, इसका मतलब मेरा पैसा बैंक में गया, बैंक में पड़ा है, तो बैंक से पैसा मैं कभी भी ले सकता हूं, नहीं ले सकता, अपना पैसा कभी भी निकाल सकता हूं, इट इज जस्ट लाइक एन एसेट, हाँ या ना, तो बैंक प्लस हो गया, इसका मतलब एसेट प्लस हो गई, डेबिट कर दो, और जेब से गया क्या? कैश, कैश यानी एसेट माइनस हो गई, तो क्रेडिट कर दो, ठीक है ना, इसी से ही सब पता चलेगा, इन्हीं 2 लाइनों से, ठीक है ना? तो अब बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख। किस डेट में था ये है 11th ऑफ अप्रैल। चले आगे, ऑफिस का रेंट दिया है 15,000, कितना? किसको दिया है? रियल्टर्स प्रॉपर्टी को। अच्छा, रेंट पे किया है टू रियल्टर्स प्राइवेट रियल्टर्स प्रॉपर्टीज। जब कोई नॉमिनल अकाउंट की बात होती है, रेंट क्या होता है? एक्सपेंसेस, यानी नॉमिनल अकाउंट, हाँ या ना, जब भी नॉमिनल अकाउंट की बात होती है तो उस नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करने वाला पर्सन कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना, नहीं तो आप एंट्रीज गलत करने लगोगे। सैलरी दी किसको? मिस्टर एक्स को, तो सैलरी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि नॉमिनल नेचर है, अब वहां एक्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो पर्सनल नेचर है, वो किनारे हो जाए, इट्स अ लॉस, इट्स अ रिकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर,
तो वहां पर नॉमिनल नेचर का अकाउंट सुपरसीड करेगा उस पर्सनल नेचर को। मैंने एक्स को सैलरी दी, तो अब सैलरी है नॉमिनल नेचर, किसको दी? एक्स को, तो एक्स को किनारे कर दो, सैलरी इंपॉर्टेंट है। रेंट दिया रियल्टर्स प्रॉपर्टी को, रेंट नॉमिनल है, किसको दिया? रियल्टर्स, तो रियल्टर्स को किनारे कर दो। अब बात समझ में आई? क्लियर है? तो अब कोई भी खर्चा करोगे उससे रिलेटेड कोई पर्सनल नेचर का अकाउंट दिया होगा तो हमें कंफ्यूज करेगा, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तो अब हम रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट इज अ नॉमिनल एक्सपेंस अकाउंट, और एक्सपेंसेस हमेशा हमारा डेबिट होता है। देखो ना सामने लिखा है, एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट होता है, तो डेबिट कर देंगे एक्सपेंसेस, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट होगा। जेब से क्या गया? कैश, और जब जेब से कैश जाएगा क्रेडिट। ठीक है ना? कैश जब जाता है तो एसेट माइनस होती है, और एसेट माइनस होगा तो पक्का। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक्सपेंसेस क्या है यहां पर? रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। 25,000 कि 15,000 था? 15,000 किस टाइम? 11 नहीं, 15 को। इसमें कोई दिक्कत है? चल सकते हैं आगे। फिर कहता है एक कार खरीदी, मतलब जब से ये पैसा लगाया है बिजनेस में, कुछ कमाने की नहीं सोच रहा, ये चट्टा केवल खर्च करने की सोच रहा है। अच्छा, सेटअप कर रहा है, इट्स माय बैड। ठीक, मोटर कार खरीदी कितने की? 4,50,000 की। किससे खरीदी? मिलेनियम मोटर से। डाउन पेमेंट कितना किया? 50,000, और बैलेंस उसने बैंक से लोन ले लिया। कितने की कार थी? 4.5 लाख। अच्छा, जरा इसको ढंग से देखना। कार आई मेरे पास, तो एसेट आई, और जब एसेट आती है तो क्या होती है? डेबिट कर दें, हाँ या ना? अच्छा, क्या गया जेब से? सर 50,000 कैश गया, डाउन पेमेंट गया, केवल 50,000 का। 450 में केवल 50,000 का डाउन पेमेंट गया है, यानी टू कैश। जब कैश जाता है तो एसेट कम होती है, और एसेट माइनस होने पर क्रेडिट होती है। मालूम है, दिखा है, दिख गया ना? एसेट आने पर डेबिट, तो जाने पर क्रेडिट। अच्छा, अब 4 लाख का क्या हुआ? सर 4 लाख तो लोन ही आए हैं, हम क्या किए हैं? लोन लिए। क्या किए हैं? लोन लिए हैं 4 लाख का। और किससे लिए हैं? नए नए बैंकों के नाम सुनने को मिल रहे हैं, नहीं? एच बैंक, जिससे लें उसका नाम, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। देखो, देख रहा होगा, ये लायबिलिटी बढ़ गई, देना तो है ही, क्रेडिट हो। कोई दिक्कत है? तो हम यही एंट्री पास कर ले, हाँ या ना? तो कार अकाउंट डेबिट हमारे पास टोटल कार आ गई 450, कैश गया तुरंत हमारी जेब से 50,000। अरे बोलते क्यों नहीं? टू एच बैंक, लोन ले लिया हमने 4 लाख का। सर कोई डाउट है क्या? किस डेट में है? सर यह है 20th को। सर कोई दिक्कत इसमें? चलिए, विकास एंड वैभवी कैरिड आउट अ कंसल्टिंग असाइनमेंट फॉर ए फार्मास्यूटिकल। ए फार्मास्यूटिकल के लिए उन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, यानी उन लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी। अच्छा, और बिल रेज किया 10 लाख रुपए का कंसल्टेंसी, यानी मैंने आपको पढ़ाया तो हम आपके ऊपर बिल रेज करेंगे ताकि आप हमें पेमेंट करें। यही तो हुआ। इन लोगों ने भी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है विकास और वैभवी, उन लोगों ने उनको कंसल्टेंसी दी, फ्री में तो दी नहीं होगी। सामने वाले से कहा कि पैसा लाओ, अब सामने वाले का बिल दो, तो इन लोगों ने 10 लाख रुपए का एक तरह से सेल किया, कह सकते हैं ना? सेल किया ना 10 लाख का? अरे बोलते क्यों नहीं? 10 लाख का सेल कहो या सर्विसेज दी?
तो इन लोगों ने 10 लाख का सेल किया, और फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 2.5 लाख तो तुरंत सेटल कर दिया, A1 न लिखो, AA करके है, by way of check, and the balance will be paid after 30 days. The check received is deposited into bank. 2.5 लाख तो उसने तुरंत चेक से दे दिया, हमने कहा 10 लाख दो, उसने 2.5 लाख दिया और कहा बाकी हम ना 1 महीने बाद दे देंगे, पक्का? उसने क्या कहा, बाकी हम 1 महीने, नींद आ रही है तुमको? हाँ, हाथ हटाओ, अब ठीक है। कहने का मतलब ये 10 लाख रुपए की सेल की, 10 लाख में से कितना हमको चेक से मिला? 2.5 लाख। अच्छा एक बात बताओ, क्या एंट्री करेंगे जब हम सेल करते हैं, जिसको सेल करते हैं, भाई मैंने ए फार्मास्यूटिकल को सर्विसेज दी, सेल किया, तो उन लोगों ने पैसा नहीं दिया, हमने, उन लोगों ने हमें पैसा दिया नहीं, तो 10 लाख रुपए का एक तरह से उधार सेल हो गया, क्रेडिट पर सेल हो गया। जब क्रेडिट पर सेल होता है तो सामने वाला मेरे लिए एसेट का काम करता है, मैंने उधार माल तुमको बेचा, इसका मतलब आई एम हैविंग एक्सपेक्टेशन दैट आई विल गेट द अमाउंट बैक, कि मुझे आज नहीं तो कल पैसा मिल ही जाएगा, यही तो सोच करके मैंने उधार माल बेचा था, कि इस उधार माल इस तरह से बेचा था कि तुम तो लेकर भाग जाओगे, इस उम्मीद पर कि पैसा मिलेगा। तो यू आर एन एसेट, जिसको मैंने उधार माल बेचा वो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि वो मुझे आज नहीं तो कल पैसा देंगे। तो ए फार्मास्यूटिकल जो है वो मेरे लिए एसेट है, और एसेट बढ़ती है तो डेबिट हो जाएगा 10 लाख, हाँ या ना? और मैंने इसको सेल करना होता तो हम लिख देते टू सेल्स, इनकम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, या स्टॉक माइनस होता है तो क्रेडिट करते हो, एसेट माइनस होती है तो क्या करते हो, क्रेडिट। तो खैर स्टॉक नहीं हो रहा, सेल्स हो रहा है, सेल्स इज आर इनकम, इनकम रेवेन्यू नेचर का होता है, इनकम अगर होती है रेवेन्यू नेचर की तो मेरी क्रेडिट होती है, ऐसे समझ लो। अरे बोलो ना, पक्का? तो मैंने सेल कर दिया 10 लाख का। सबसे पहले तो ये एंट्री पास कर दो, किस डेट में, 25 अप्रैल को। तो ए फार्मास्यूटिकल अकाउंट डेबिट टू टू सेल्स नहीं है, सर्विस है, सेल कैसे लिख सकते हो, तो मैंने ऐसे ही बताया नॉर्मल लैंग्वेज में। तो टू कंसल्टेंसी फीस या टू फीस अकाउंट, बोलो ना, लिख देना कंसल्टेंसी फीस या केवल फीस, क्या प्रॉब्लम है क्या इसमें? फीस है, डॉक्टर की फीस होती है, एक सीए की फीस होती है, वही उसकी सेल है, ठीक। अच्छा, ये मैंने लिख दिया। अरे नहीं सर, पैसा भी तो मिला है। अरे किससे मिला है? ये ए फार्मास्यूटिकल से मिला, इधर देखो, किससे मिला है? ए फार्मास्यूटिकल से। लेना हमको 10 लाख था, दिया कितना? 2,50,000। कितना मिला? तो मेरे जेब में आया कितना? 2.5 लाख। अरे नहीं, बैंक में गया ना भाई, चेक मिला है ना, चेक मिला है ना, हमको कहाँ मिला, किसकी जेब में गया? बैंक। अब मुझे कहाँ से मिलेगा? बैंक से। तो बैंक मेरे लिए एसेट है, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हो? तो कौन सा बैंक था? हर जगह एच बैंक नहीं, हमने पीपी बैंक में खुलवाया था ना खाता, पीपी बैंक में खुलवाया था, एच से तो लोन लिया था ना। नाम नहीं दिया तो जाहिर सी बात है, मैंने पीपी अकाउंट खोला है अपने बिजनेस के लिए, वो तो लोन है कार वाला, कार वाले में तुम फीस जमा करोगे। तो हमने पीपी बैंक में जमा पैसा लेना है, तो जिससे लेना है उसका अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो मेरे लिए एसेट है। यानी ये 2.5 लाख मेरा मेरी जेब में ना आकर, मेरी जेब में आता हम कैश अकाउंट डेबिट करते, अब मेरी जेब में आकर बैंक की जेब में चला गया, तो मुझे फिर लेना है तो बैंक का नाम लिख दिया, है ना? ये हो गया। अच्छा, टू किससे मिला है? ए फार्मास्यूटिकल का बैलेंस 2.5 लाख से कम करेंगे नहीं करेंगे? जब उसको देना था तो डेबिट किया था, उसने 2.5 लाख दे दिया तो क्रेडिट कर दो ना 2.5 लाख से। तो टू ए फार्मा। अब आते हैं, सुन लो इसने क्या जर्नल एंट्री की है, जरा वो बता दे। पीपी बैंक कितने से?
ए फार्मा कितने से? और टोटल 2 कंसल्टेंसी फीस लिख दिया, 10 लाख के नीचे लिखना था। ये सही है। ये सही है लेकिन गलत है। नहीं, मुझे ये बताने दो, थोड़ा इत्मीनान से, हड़बड़ी नहीं करनी बाबू। हम इस एंट्री को अगर खर्च कर दें दोनों को, तब जाकर ये एंट्री बनेगी जो इसने किया है। क्या बनेगा जरा देखो। एक बार मैंने डेबिट किया, ये एक बार क्रेडिट किया, काहे को? एक ही बार करो ना। क्या करते बताओ एक बार करते तो? ए फार्मा को 7.5 से डेबिट करते, हाँ या ना? तो 7.5 से डेबिट हो गया। और फीस अकाउंट को एक ही बार क्रेडिट किया है तो 2 फीस, बोलो ना। और 2.5 लाख और डेबिट किया है, किस नाम से? पीपी बैंक के नाम से, देखो ना, किया है ना? तो हम यहाँ पीपी बैंक को डेबिट करते, तो वही एंट्री बनी जो बुक ने की है। लेकिन ये एंट्री गलत है, ये कंबाइंड एंट्री है और गलत है। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? बताऊं? आज तक तो ऐसे ही करते थे शायद तुम लोग, लेकिन ये गलत है। क्या है? गलत नहीं, गलत है। हाँ, मान लो ये ए फार्मास्यूटिकल 1 साल बाद तुम्हारे पास आए, 1.5 साल बाद तुम्हारे पास आए, तुमसे कहे कि जरा मेरा हिसाब किताब बताओ कि तुमने मुझे कितने का सामान बेचा, या मुझसे तुम्हें कितना पैसा लेना था, टोटल बताओ। तो जब बुक खोलेगा, ए का अकाउंट खोला जाएगा, तो उसके में डेबिट दिखाई देगा। एक तरह से देखो तो हो सकता है अकाउंटेंट ये 2 अलग अलग एंट्री कर ले, ए अकाउंट डेबिट टू फीस, पीपी बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस। नहीं कर सकता? कर सकता है ना? अब ए को हम बताएंगे 1 साल बाद कि तुमने हमें केवल 7,50,000 का हमने तुम्हें फीस चार्ज की थी, जबकि करनी कितनी थी? 10 लाख। मिसलीड करेगा नहीं करेगा? मेरी बात नहीं समझ में आई। चलो मैंने एंट्री की ए, चलो पीपी बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस, 2.5 लाख तुरंत मिल गया मुझे। और ए फार्मास्यूटिकल जो पैसा नहीं मिला वो मैंने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो ना, बस ना। ये यही दोनों कंबाइंड एंट्री तुम लोग कर रहे हो। हमने अब वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल बाद हमारे पास आता है, बताओ कितने रुपए का तुमने हमें माल बेचा था, यहाँ सर्विसेज दी थी, तो बताओ हम कितना बता पाएंगे? हम 7.5, 2.5 में नाम ही कहाँ आ रहा है इंसान, केवल 750 हमको दिखेगा, जबकि एक्चुअल में क्या था? तो गलत इंफॉर्मेशन गई या नहीं गई? तो ऐसा कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हो जिससे इंफॉर्मेशन ही मिसलीड कर रही है? अकाउंट तो ऐसे मेंटेन होना चाहिए कि 10 साल बाद भी देखो तो रियल फिगर और फैक्ट मिलने चाहिए, और याद करने की जरूरत ना पड़े। अरे याद नहीं है तुमको, तो ऐसा कौन सा अकाउंट है कि याद करवाना पड़े? मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? तो 750 देखो गलत है, दिखना क्या चाहिए? 10 लाख। तो जब भी आप किसी को, अच्छा मैंने कैश में माल बेचा, चलो तुम लोग का ये डाउट ही दूर कर देते, कर दें। और उसके बाद तुम लोग की लड़ाई होगी कई लोगों से आज के बाद। हाँ कर लेना, इसीलिए बता रहे हैं। चलो मनीष को मैंने माल बेचा, मैंने मनीष को माल बेचा 5,000 का उधार, तो मैंने एंट्री की मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने का? मनीष से मुझे 2,000 रुपए मिले, तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष। पक्का ना? मैंने फिर मनीष को 3,000 रुपए माल बेचा, को 2-4-5 दिन बाद, लेकिन कैश में बेचा। किसमें बेचा? उधार नहीं बेचा। जर्नल एंट्री बताना तो बाबू। हाँ, कैश में माल बेचा।
बहुत बढ़िया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3,000 रुपए का। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुरंत फिर संदीप को माल बेचा 5,000 रुपए का, कितने का? कैश में। तो एंट्री बताओ। फिर मैंने 4,000 रुपए का उधार माल बेचा मनीष को, कितने का? कुछ दिन बाद। तो क्या एंट्री करोगे? तुम लोग कहोगे सर इतना फालतू का काम क्यों करवा रहे हैं कि एंट्री बार बार, है कि नहीं? 5,000 रुपए का, चलो 8,000 कर देते हैं, इसको क्या याद रखे। हमको 2,000 रुपए का माल मैंने अमित को, क्या नाम बाबू? अमित। तो 2,000 रुपए का मैंने माल बेचा अमित को, ठीक है ना? तो कैश अकाउंट डेबिट सेल्स। ये जितने ट्रांजैक्शन हैं दिख रहा है ना? हमको मनीष 1 साल बाद मिलता है। कितने साल बाद? 1 साल बाद। या मेरे पास इनकम टैक्स की नोटिस आती है, उसमें लिखा है कि जितना भी माल तुमने मनीष को बेचा है हमें बताओ, जितना पैसा लिया है, जितना उसको बेचा है, बताओ मनीष को कितने का माल बेचा है, तुम लोग बताओ। बताओ 16,000। मनीष को कितने का माल बेचा? कितने का माल बेचा? अभी 2 मिनट के अंदर तुम लोग भूल गए। सर कैश और उधार सब मिला के ना। हमें बताओ ना, हमने अकाउंट रख दिया। मैंने कहा अब जरा बताओ मनीष को कितने का उधार माल बेचा है। कितने उधार? ये तुम लोग ये करते आए हो आज तक, मैंने वही किया है जो तुम लोग यूज टू। सर 13,000 का ऐसे सामान खरीदा था और बहुत 11,000 का अभी तक उधार में रह गया सर। 2,000 रुपए खाली खेल के। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतनी लात खाओ तुम लोग। हाँ, वो जो बोला सुना, कितना बोल रहा है? वही तुम्हारा वाला बोल रहा है, वही मार खाएगा। बताओ 2 मिनट के अंदर तुम लोग भूल गए, 5 साल बाद कैसे याद रखोगे, जरा ये सोचो। और ये कौन सा कैसे गलत है? यही करते आए हो आज तक, तो गलत कैसे? अब समझे? तो ये सिस्टम आपको नहीं पता। अब हमसे पूछो तो मैंने एक चालाकी की थी, मैंने ये निशान लगा दिया था, देखो साइड में निशान लगा हुआ है, ये लगा है ना ये? ये मैंने एंट्री करते समय निशान लगा दिया था, समझे? हम भी भूल जाते। हमने हमें मालूम था हम कहाँ मिस करेंगे, समझे? तो हमने टोटल इसको केवल 8,000 का माल बेचा था, 5,000 का एक बार, 3,000 का कैश में, 5,000 का उधार और 3,000 का और नगद। अब तुम लोग 16,000 रटे जा रहे हो, सोचो कितना गलत हिसाब किताब है कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि अब इसको सुधारा कैसे जाए। हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि उधार माल बेचो या कैश पर माल बेचो, पार्टी का नाम हमेशा लिखो। बुक्स मना करती है, किताबें मना करती हैं कि जब नगद माल बेचना ना तो एंट्री कर देना कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अरे काहे का कैश अकाउंट? जिसको माल बेचा उसका नाम लिख दो ना, तो उसके बाद कैश ले लो अगली एंट्री में। मान लो मनीष को मैंने माल बेचा है, इस एंट्री को हम ऐसे लिखते, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल, और तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट एक और एंट्री कर लेते, कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष, तुरंत की तुरंत। तो मनीष का खाता तो तुरंत खत्म ही हो जाता, बचता ही नहीं, है कि नहीं? तुरंत माल बेचा, तुरंत पैसा ले लिया, 2 एंट्री कर दी। अब कभी भूलने का तो चांस रहेगा ही नहीं ना। नहीं समझे मेरी बात? एंट्री वही बनी, लेकिन कभी भूलोगे नहीं। 10 साल बाद भी ये एंट्री सामने आएगी तो मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स नजर आएगा। बात समझ में आई? नाम नजर आएगा, अपने आप चीजें सीक्वेंस में आ जाएंगी, सिस्टमेटिक हो जाएंगी। तो किताबों ने, भले बुक्स ने आपको कहा हो कि when you are making cash sales, do not try to note down the name of the party
100% रॉन्ग इट इज, 100% गलत। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे पॉसिबल भी नहीं है। हम लोग पहले दिखाते हैं किस पार्टी को माल बेचा, पैसा आया, पार्टी को माल बेचा, पैसा आया, तुरंत आया, दैट इज ओके, ठीक है ना, ताकि हम 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी अकाउंट्स अगर निकालें तो पता चल सके किसको कितने का माल बेचा और कितना किससे पैसा मिला। तो अब समझ में आया, इसीलिए मैंने ये कट ना करके ये 2 अलग अलग एंट्री की। पहले तो हमने बुक्स ने ये एंट्री कर दी, हमने क्या किया, पहले हमने दिखाया कि ए फार्मास्यूटिकल को मैंने 10 लाख रुपए की सेल की, पहले यही दिखाया, और उसके बाद 2.5 लाख रुपए मुझे मिल गए, बस यही तो दिखाया, बात खत्म हो गई। क्लियर है? अब ठीक है। सैलरी ऑफ वन रिसेप्शनिस्ट 5,000 per month and one officer 10,000 per month. Current month is payable to them. Payable to them means still the amount is payable. The amount of salary is unpaid. This is outstanding amount. मुझे किसी को सैलरी देना बाकी है, अभी भी मैंने उसको सैलरी दी नहीं है। ठीक है ना? तो क्या एंट्री करेंगे, 10,000 और 5,000 2 लोगों का है, एक रिसेप्शनिस्ट और एक ऑफिसर को। हाँ जी, चलो, अब किसी को अगर हमें 5,000 सैलरी देनी है तो सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट किसको, टू रिसेप्शनिस्ट, कितने का, उड़ी बाबा, हमने कैश नहीं दिया अभी, टू कैश नहीं लिख सकते क्योंकि कैश तो निकला ही नहीं। अरे बोल लो, कैश तो निकला ही नहीं, पक्का। तो क्या लिखेंगे, लायबिलिटी जनरेट हो गई, सैलरी तो अब लायबिलिटी बन गई मेरे लिए, हाँ या ना? तो मैंने कहा जब किसी को सैलरी देनी होती है उससे रिलेटेड नाम हमारे लिए बेकार का हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग एक बोलने दो बोलने दो, थोड़ा पेशेंस रखो, हमें सब आता है, सोचो, हम चाहे तो तुरंत उड़ेल ठीक है ना, उल्टियां करने लगे यहाँ पे, लेकिन कोई फायदा नहीं करेगा तुम लोग को, हमें आराम से बोलो, हमें समझाना है ना। इसको हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग, या कुछ नॉमिनल नेचर के एक्सपेंसेस जिनको हमें पे करना बाकी होता है। देना तो किसी बंदे को ही है, लेकिन उसका नाम नहीं लिख सकते, इसीलिए कहते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आपका पर्सनली ही है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अच्छा, कितना? और इसी तरह 10,000 का कर सकते हो, सैलरी टू ऑफिसर अकाउंट डेबिट 10,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इज इट क्लियर? पक्की बात? ये जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड्स होते हैं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल्स होते हैं, ठीक, नोट कर लें इसको, क्वेश्चन इज ओवर। दिख रहा है ना? हाँ, सेपरेट एंट्री करो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। सेपरेट करेंगे, सैलरी के नरेशन मिलती है, सैलरी बिल्कुल, हम नरेशन नहीं बता रहे अभी। ठीक, हटा दे। थोड़ी अब स्पीड मेरी प्लस होगी, ठीक है ना?
और नेक्स्ट सेशन से बहुत ज्यादा स्पीड रहेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था जर्नल एंट्री का, तो इसीलिए इत्मीनान से किया गया। लेकिन अब उम्मीद मत करना कि बहुत धीरे चलेंगे, ठीक है ना। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक मिस्टर रॉय। उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 कैपिटल लगाया, और कैपिटल में क्या ले आया? कैश नहीं ले आया, वो प्लांट ले आया, बैंक ले आया, बैंक में जो पैसा था, और स्टॉक ले आया 12,000 का, तो सब मिलाकर कैपिटल ही है, ये चीजें लाया। अच्छा, प्लांट बिजनेस में आई तो एसेट बढ़ी, डेबिट। बैंक में पैसा बढ़ गया, डेबिट। स्टॉक मेरा प्लस हो गया, डेबिट। बात समझ में आई? और देने वाला कौन? मालिक, जिसको हमें पैसा वापस करना है, बिजनेसमैन को वापस करना है, तो क्रेडिट। तीनों के नाम अलग लिखूंगा। अरे बाबू वही बता रहे हैं, चिंता न करो। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉय, तो मिस्टर्स रॉय हो जाएगा ये। अच्छा, वो ला क्या रहा है? प्लांट ला रहा है, बैंक ला रहा है, स्टॉक ला रहा है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एंड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अरे बोलो ना, अगर बाहरी आदमी से लेता तो लोन लिखते। क्या क्या लाया है? 10, 8 एंड 12। बोलो बाबू, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा पक्का? फर्नीचर परचेस किया है रीसेल करने के लिए 5,000 रुपये का, तो बताओ फर्नीचर परचेस करने पर क्या एंट्री होती है? सर एसेट बढ़ेगा, फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अरे बोलो ना। और रीसेल। अरे भैया रीसेल के लिए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा ना। फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, बिजनेस में नहीं रखेंगे, ये फर्नीचर रखने के लिए नहीं, बेचने के लिए खरीद रहे हैं। हमारा धंधा ही है फर्नीचर को खरीदो और बेचो। तो हम जो फर्नीचर कर रहे हैं, द मेन पर्पस और इंटेंशन एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द फर्नीचर इज टू रीसेल, टू अर्न प्रॉफिट। हाँ या ना? एक दूसरा फर्नीचर मैंने खरीदा ऑफिस में सजाने के लिए, वो मेरा फर्नीचर है, ये मेरे लिए एसेट। लेकिन जो पहला फर्नीचर 5,000 में खरीदा, वो रीसेल के लिए खरीदा। बताओ एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट कैश। हम लोग अकाउंट अगर नहीं लिख रहे हैं तो तुम लोग जरूर लिखना, ठीक है? तीन 3,000 का और फर्नीचर खरीदा लेकिन बिजनेस के लिए। बताओ क्या एंट्री होगी? एक मिनट पीछे। बहुत बढ़िया, अरे वाह रे वाह। ठीक, पक्का। रेंट पे किया है अपने जेब से। ओ बिजनेस में तो कोई कैश है ही नहीं ना। बिजनेस में कैश कहीं है क्या? है ही नहीं। तो उसको रेंट पे करना पड़ा, घर पैसा निकाल करके। कितने रुपए का रेंट देना पड़ा? 2,000 का। बताओ, अगर 2,000 का वो रेंट दे रहा है, इट्स एन एक्सपेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो मैंने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने का?
हजार आया कहां से? मालिक खुद भी बस। तो जब मालिक अपनी जेब से पैसा लगाता है उसको क्या लिखते हैं? ड्राइंग कैपिटल लिखते हैं। इतनी मार हो गई, कैपिटल लिखते हैं ना। निकाला थोड़ी है बिजनेस में, बिजनेस से निकाला नहीं, बिजनेस में डाला है 2000, तो कैपिटल लाया है वो। जो ऊपर बैंक लाया था अब वो कैश ले आ रहा है कैपिटल। तो लिखें क्या? अब इसके लिए तुम लोग करोगे क्या, सुनो। कैश अकाउंट डेबिट पहले लिखोगे, कैश आया टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? जैसे बाकी चीजें आई थी ना, वैसे 2000 पहले बिजनेस में आ गया। अब 2000 आ गया, अब इसको रेंट पे दे दो, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तो जा सकता है ना, कैश आ गया, अब तो जा सकता है ना। अरे बोलते क्यों नहीं भाई? लेकिन जानते हो जब हम अभी जर्नल एंट्री बुक्स का निकालेंगे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कंबाइंड एंट्री कर दी। उसने कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो ना क्या किया है, पूरी बाबा वही तो। लेकिन ये सही नहीं है, कंबाइंड एंट्री। क्लियर? हाँ, अभी मनीष वाला लोचा हुआ था ना, वही है। तो पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करो, उसके बाद कैश आ गया ना, अब पे कर दो। देखो ना, कट पिट कर बराबर हो रहा है, मैं उसको नहीं मना कर रहा। देखो ना, कैश कैश खत्म हो गया, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है, पक्का हटा दें। फर्नीचर को बेचा, जो उसने बेचने के लिए खरीदा था, 5000 में खरीदा था ना अभी, उसको उसने बेच दिया। जानते हो कितने में? 6000 में। और जब कोई सामान सेल करते हो तो बताओ, फर्नीचर को सेल किया, क्या एंट्री करोगे? कौन बताएगा? हाँ बोलो बाबू। सही बोला है, सही बोला है। स्टॉक बेचना है। शुरू से ही तुम काहे इसके पीछे पड़े हुए हो? 2 दिन पहले भी, 3 दिन पहले भी जब पढ़ा रहे थे तो स्टॉक के पीछे पड़े। उसको अभी डिनाई करो, उस पर हम डिटेल में स्टोरी बताएंगे अभी, आज पहले ये समझ लो। बिल्कुल सही एंट्री बोला है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जैसे परचेज किए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इन द सेम वे यू आर सेलिंग द गुड्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने का? अच्छा, अब क्या बचा? सैलरी दिया है एक्स को 1200 रुपए। किसको दिया है? एक्स को। अच्छा, एक्स नहीं रहेगा? कितने तेज हो गए तुम लोग, देखो ना कितनी अच्छी बात है ये। तो सैलरी दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? अब कैसे दिया होगा, कैश तो है नहीं, तो मान लेंगे बैंक से, कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है। अब इसने क्या किया है जरा देख लेते हैं, कॉमन सेंस लगाओ, सही निकलेगा। ठीक है ना? कैश होगा तब तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कहां से? कैश है नहीं तो बैंक से ही दे दिया। सैलरी अकाउंट डेबिट 1200 टू बैंक। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मुखर्जी फॉर कैश। मुखर्जी से 3000 रुपए का सामान खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू, बस जो समझाए वो 5 मिनट के लिए ही समझाए थे, 5 मिनट बाद सब टाइम टाइम फिस। अरे अभी तो मैंने बोला नगद खरीदो या उधार खरीदो, पहले उधार मानते हुए खरीद लो, तुरंत पैसा दे देना ना। 2 एंट्री करो, अगर नहीं लगता तो एक ही एंट्री करके नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, लेकिन अपने पर ये चीज जरूर करो। हाँ, मांग दे अकाउंट नहीं तो अकाउंट हम बना सकते हैं, और पूरा डिटेल में अकाउंट्स बन सकता है। क्यों? डेट वही रख देना। जैसे मुखर्जी से 3000 रुपए का माल खरीदा तो क्या एंट्री करेंगे? कैश में खरीदा, करने दो, हम पहले लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी। $3000, और फिर तुरंत उसको पैसा दे दिया, तो मुखर्जी अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो ना।
2 बार हो रहा है मुखर्जी मुखर्जी, लेकिन क्या करें, हमारे लिए ज्यादा आसान है फ्यूचर को देख करके। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता है। ये क्या है, एक्सेप्ट करेंगे वो लोग ना, ये वाला, कोई काट करके दिखा दे, ये वाला। ठीक है ना। अच्छा, इन लोगों ने डायरेक्ट एंट्री की है, तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो जैसे ये है, ठीक है। अच्छा, लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम मुखर्जी फॉर कैश 3000 रुपए का। मेरे पास तो वैसे भी कैश नहीं था, अब कैश लिखा है, नहीं कैश लिखा है तो बैंक कैसे कर लोगे, तो पहले कैपिटल लानी चाहिए थी। अब हम उतना तो झंझट पालेंगे नहीं, मान लेते हैं क्वेश्चन बनाने वाले का थोड़ा हिसाब किताब वाला ठीक है ना, तो हम आगे चलते हैं नॉर्मल वे में, ठीक है ना। अब पहले कैपिटल लाओ फिर कैश दिखाओ तो हमारे लिए बहुत टेंशन वाला काम हो जाएगा, ठीक। हम थोड़ा नॉर्मल लेकर के चलते हैं। अच्छा, सेल किया है गुड्स मिस्टर सेन को 8000 रुपए का उधार, क्रेडिट पर सेन को 8000 रुपए का माल उधार बेचा, तो सेन अकाउंट डेबिट टू सेल। बोलो, चलो भाई। सेम रिसिव्ड कैश फ्रॉम सेन 6500 इन फुल सेटलमेंट, द वर्ड इज इंपॉर्टेंट। फुल सेटलमेंट, हमने सामान उधार कितने का बेचा था, 8000 का, हाँ या ना। उसने 1000 का माल वापस कर दिया, तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न लिखाओ। सेल किया 8000 का, 1000 का माल वापस आ गया, बताओ क्या एंट्री करोगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेन, 1000 रुपए से कम हो गया। अब हमें सेन से कितना रुपया लेना है, 8000 में से 1000 चला गया तो 7000 लेना है। लेकिन कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कि वी गॉट ओनली 6500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इट मींस वी हैव गिवन हिम अ डिस्काउंट ऑफ ₹500। हमने उसको 500 रुपए का छूट दे दिया, कितने का, 500 का, तो 6500 रुपए हमको मिले उससे। तो कैश अकाउंट डेबिट 6500 टू सेन से मिला है, कर लिया। अब हमें 500 का नुकसान हो गया, वो मिलेगा नहीं। सेन का खाता अभी भी 500 दिखा रहा है, देखो ना सेन का खाता कहाँ 500 दिखा रहा है, डेबिट कितने से है और क्रेडिट कितने से है, 7.5 से है ना ये सेन, हाँ या ना। बचा कितना सेन में डेबिट 500, वो मुझे कब मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो उसका अकाउंट रखने से फायदा क्या, हटा दो। तो सेन का अकाउंट हम कहेंगे डिलीट मार देंगे, टू सेन 500। क्यों डिलीट मार रहे हो, क्योंकि अब मिलेगा नहीं, ये हमने डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हाँ डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हो बिल्कुल, चाहते तो इन दोनों को हम लोग मर्ज कर सकते थे, ठीक है ना। समझ में आई बात। बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर बोस ऑन क्रेडिट फॉर 5000, 5000 का उधार माल खरीदा, परचेज किया है बोस से, तो खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बोस, कैश तो गया नहीं। लास्ट, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर बोस 500 एंड पेड 4000 इन फुल सेटलमेंट, तो 500 रुपए का माल वापस करो पहले तो, परचेज रिटर्न, तो मिस्टर बोस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बोलते क्यों नहीं, मिस्टर बोस क्रेडिट था, जिससे खरीदा था, पैसा देना था उसको 5000, 500 रुपए का माल वापस कर दिया तो उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, तो परचेज रिटर्न कर दिया। अब हमें कितना देना है बोस को, 4500, और मैंने दिया कितना उसको, 4000, वो भी फुल। अगर ये सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो हम 500 रुपए बाद में लेते, लेकिन लिख दिया फुल सेटलमेंट, इसका मतलब अब 500 वो मिलेगा नहीं, तो हमको 4000 मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बोस, सॉरी परचेस किया था ना तो पैसा देना है ना, ठीक है ना। 4000 दिया तो मेरी जेब से क्या निकला, टू कैश,
किसको दिया? मिस्टर बोस को। तो मैंने 4000 दे दिया। अभी भी उसके अकाउंट में 500 दिख रहा है। हाँ या क्रेडिट दिख रहा है मिस्टर बोस। हमको अब वो देना नहीं है, देना नहीं तो 500 तो मेरा नुकसान हो गया। 500 अब हमें नहीं देना है तो नुकसान हुआ ना। अच्छा तो बोलो ना फायदा। तो फायदा क्या होता है? क्रेडिट होता है कि नहीं? तो फायदे को क्रेडिट कर देना, मिस्टर बोस का खाता खत्म कर देना। डिस्काउंट रिसिप्ट क्यों? दैट्स इट। ये हमारा हिसाब किताब है। ठीक, नोट कर लो। बोलो भाई, कोई दिक्कत है? एक चीज याद रखना, नेक्स्ट सेशन में जो मैं पूछूंगा तुम लोगों से, परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। मैंने क्या बोला? परचेज परचेज रिटर्न, सेल और सेल्स रिटर्न। Why to open all these accounts? We know very well that when we are just going to purchase anything for the purpose of sale, it means it's a stock. It's a stock. हाँ या ना? In the same way, अगर मेरे यहाँ से purchase return हो रहा है तो we are just releasing the stock. Again, there is an outcome of stock. If we are just going to sell the items, it means again we are releasing the. हमारे यहाँ से stock minus हो रहा है, बोलो ना। और अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब स्टॉक वापस आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दीज थिंग, वी कैन राइट ओनली वन अकाउंट एंड दैट इज नोन एज स्टॉक। हम केवल स्टॉक लिख से, काहे के लिए परचेज लिख के, काहे के लिए परचेज रिटर्न लिख के नहीं, सेल्स लिखे, सेल्स रिटर्न लिखे, अरे स्टॉक ही लिखो ना, क्या दिक्कत है? अरे बोलो ना। तो कल हमें बताओगे तुम लोग? पक्का? थैंक यू बच्चों।